Hi guys, welcome to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. Let us start our session. लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, या फिर आप हमारे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक. हमने जो अपने लास्ट वीडियो में कवर किया था एडजेक्टिव, ये हमारा 5th नंबर है. हम अपने पिछले वाले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं. हमारे जो एडजेक्टिव होते हैं मेन इसके जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे एडजेक्टिव ऑफ एक क्वालिटी था, हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ही रिकॉल करेंगे. नाउ वी कवर इट. देन सेकंड वन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. फिर थर्ड पे था एडजेक्टिव ऑफ नंबर. बिकॉज इनके जो ये हेडिंग हैं, इनसे ही हमें पता चल रहा है कि इनके अंदर किस टॉपिक की किस चीज़ से रिलेटेड की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, नंबर है. और फिर हमारा था जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू ए प्रॉपर पर्सन. और जो 4th नंबर पे था अपना ये प्रॉपर वाला. सो लेट अस स्टार्ट आवर 5th पॉइंट, पोजेसिव एडजेक्टिव. पोजेसिव दैट शोज टू द नेम कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव है जो खुद ही अपना जो डिक्लेरेशन करता है कि स्वामी या मालिक का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे ये नाउन के पहले प्रयुक्त होते हैं. जैसे पोजेसिव हो गया, पोजेसिव मीन्स मैं, मेरा, यानी इट इज़ माई. मीन्स जो वर्ड होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर पेन, दिस इज़ माई कार. मीन्स यहाँ पर जो वर्ड माई है दैट इज शोज टू पोजेशन. ये एक पोजेशन दिखाता है कि यानी मेरा. दीज आर आवर चेयर्स, ये हमारी कुर्सियाँ हैं. एंड दीज आर हिज बुक्स, ये उसकी किताबें हैं. मीन्स इसमें अदर का पोजेशन, इसमें अपना खुद का, स्वयं का. तो यानी जो ऊपर जो हमारे जो ये सेंटेंसेस गिवन हैं, इसमें योर, माई, आवर और हिज, इनका जो प्रयोग है, यूज़ है पेन, कार, चेयर्स और बुक्स के पहले हुआ है. सो जो इनके संबंध और अधिकार, यानी इनके जो स्वामी या मालिक हैं, उसका बोध कराते हैं. मोस्टली क्या होता है कि हम जो ये टॉपिक्स पढ़ते हैं, हम मेनली ऊपर ऊपर से पढ़ जाते हैं कि इसमें पोजेसिव है, यस ओ ठीक है, तो इसमें पोजेशन का यूज़ होगा. बट वी शुड नो हाउ टू यूज़ इट, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे सेंटेंस में जो पोजेशन है वो कहाँ बन रहा है और किसके लिए बन रहा है. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट का मीन्स होता है जैसे बंटवारा. आप जब भी, जैसे ये ग्रामर जो होती है वो डेली लाइफ से कनेक्टेड होती है. मीन्स जैसे कोई भी दो पर्सन है, किसी के भी बीच में हमें दो चीज़ें बांटनी हो या कोई चीज़ का बंटवारा करना हो, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन. और जैसे इसमें इसके स्टेटमेंट हैं, दो या दो से अधिक जो व्यक्ति या वस्तु में से प्रत्येक या एक का बोध कराने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं. मेनली ग्रामर का जो फॉर्मेट होता है याद करने का, इसको आप लर्न करिए लेकिन विद अंडरस्टैंडिंग. जैसे एक रीडिंग का फॉर्मेट होता है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, ऐसे ही ग्रामर का फॉर्मेट होता है लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग. जब तक आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उनको समझेंगे नहीं, दे कांट स्टिक इन आवर माइंड, तो वे हमारे माइंड में स्टिक नहीं हो पाती. तो इसके पहले आपको इसको समझना पड़ेगा कि इसमें हमें कहाँ क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है. जैसे दूसरे शब्दों में इन अदर वर्ड्स, जैसे ये वर्ड हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर. मीन्स ये जो शब्द हैं ये हम अपने नाउन वाले टॉपिक में, प्रोनाउन वाले टॉपिक में भी कवर कर चुके हैं. ये डिस्ट्रीब्यूटिव या होल का प्रयोग जब आपके नाउन के पहले होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं. जैसे यानी ईच, आइदर, नाइदर का यूज़ जो है वो नाउन से पहले नहीं होता है. मीन्स ऑलवेज कभी नहीं होता है. तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. जैसे ईच गर्ल हैज़ ए बुक, एवरी मैन इज़ इमोशनल, आइदर बुक इज़ योर्स,
नाइदर बॉय इज़ हैंडसम, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ईच गर्ल यानी प्रत्येक गर्ल यानी हर लड़की के पास किताब है। एवरी मैन इज़ इमोशनल यानी हर एक इंसान इमोशनल होता है। आइदर बुक इज़ योर्स, आइदर मीन्स इनमें से आपकी कौन सी बुक है, और नाइदर बॉय इज़ हैंडसम मीन्स यहाँ पर कोई भी लड़का है जो वो हैंडसम नहीं है। आइदर या की स्थिति को दिखाता है, और जो ये नाइदर होता है ये नो नेगेटिविटी को दिखाता है। इसमें क्या है कि जो हमें ये सेंटेंसेस गिवन हैं, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, इनका जो यूज़ है वो गर्ल, मैन, बुक या बॉय के, ये जो नाउन है, क्योंकि हमें वी शुड नो व्हाट इज़ नाउन, कि जो नाउन है वो क्या है वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। देन वी अंडरस्टैंड एडजेक्टिव्स के पहले हुआ है, तो जो प्रत्येक या एक का बोध कराते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देन सेवेंथ में क्या है, सेवेंथ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना यानी दिखाना, यानी जैसे व्यक्तियों और वस्तुओं को इंगित करना यानी संकेतिक, जैसे पॉइंट आउट करना वाले एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी सिंपल शब्दों में हम जो एडजेक्टिव किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इनडेफिनिट। डेफिनिट में हो गया कि जो निश्चित स्थिति को दिखाता है, और इनडेफिनिट जो अनिश्चित, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, सम, मैनी, अ सर्टेन, सर्टेन, अदर, अनदर, एनी अदर। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट, ये सम वाला और ये दिस, दैट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें फर्स्ट वन है डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी जो किसी निश्चित संकेतवाचक, यानी इसका जो नेम है वो है निश्चित संकेतवाचक विशेषण, जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को इंगित यानी पॉइंट आउट करते हैं, उन एडजेक्टिव को डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस बुक इज़ रेड, तो यहाँ पर किसको शो किया जा रहा है, बुक को, और बुक कैसी है, रेड है। दिस बॉय इज़ ऑनेस्ट, ईमानदार कौन है, क्योंकि क्वेश्चन यही बनता है, तो कौन है, यह लड़का यानी दिस बॉय। दैट पेन इज़ ब्लैक, यानी वो वाला पेन क्या है, काला है। दैट गर्ल इज़ अगली, यानी ये जो लड़की है ये भद्दी दिखती है। दीज बुक्स आर रेड, यानी ये किताबें रेड हैं। दीज बॉयज़ आर ऑनेस्ट, ये लड़के, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में आ गया है, ऑनेस्ट हैं। दोज पेन्स आर ब्लैक, वे पेन ब्लैक हैं, और दोज गर्ल्स आर अगली। यानी ऊपर जो हमें जो सेंटेंसेस गिवन है, यानी दिस, दैट, दीज, दोज हो गया, तो ये किसके लिए यूज हैं, बुक, पेन, बुक्स, पेन्स, बॉय, गर्ल, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। और ये नाउन के पहले यूज्ड हैं, तो जो निश्चित व्यक्तियों और वस्तुओं को दिखाते हैं। यानी इसमें जो स्थिति होगी, जो कंडीशन बनेगी, वो एक डेफिनेट होगी कि हमें पता होगा कि ये नाउन ये हैं। देन सेकंड वन, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या है कि जो अनिश्चित संकेतवाचक विशेषण, यानी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को इंगित या संकेतिक करने वाले एडजेक्टिव्स को इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इनका जो यूज़ होता है वो किसी स्पेशल फॉर्म में होता है। जैसे सम मिस्टर झा इज़ लुकिंग फॉर यू, जैसे यहाँ सम का खास अर्थ है अज्ञात, यानी कोई मिस्टर झा, कोई या अज्ञात मिस्टर झा तुम्हें खोज रहे हैं, यानी बताने वाले को ये नहीं पता कि हु इज़ मिस्टर झा। तो ये एक अननोन स्थिति को, ये एक किस कंडीशन को दिखाता है, एक अननोन सी स्थिति यानी अनिश्चितता को दिखाता है। यू मेट ए सर्टेन वुमेन यस्टरडे इवनिंग, यानी आप कल शाम एक अज्ञात औरत से मिले। मीन असर्टेन का मीन्स यहाँ पर है अज्ञात, यानी नॉट नोन। जो असर्टेन होगी यानी नॉट नोन, क्योंकि उस पर्सन को हम
नहीं जानते, तो ये एक इंडेफिनिट स्थिति को दिखाता है। तो नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेशन क्या होता है? इंटेरोगेशन में का जब भी हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है तो हमारे माइंड में यही आता है कि जो WH फैमिली के वर्ड होते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू इंटेरोगेशन, ये इसकी मेन पहचान होती है। तो जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एडजेक्टिव को इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे विच पेन इज़ योर्स मीन्स यहाँ पर कहा गया है कि तुम्हारा पेन कौन सा है, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन हो गया। हुज नोटबुक इज़ दिस, यानी ये किसकी नोटबुक है। वट बुक डू यू वॉन्ट टू रीड, यानी तुम कौन सी बुक पढ़ना चाहते हो। तो यहाँ पर जो है ये एक आस्किंग फॉर्म में है, क्वेश्चनिंग फॉर्म में है, क्वेश्चन एयर बन रहा है यहाँ पर। यानी ऊपर जो हमारे सेंटेंसेस गिवन है उसमें विच, हुज, व्हाट का जो यूज़ हुआ है वो आपके पेन, नोटबुक, बुक और नाउन से पहले प्रश्न पूछने के लिए हुआ है। तो ये आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हो गए जो नाउन के पहले यूज़ ना होकर, तो ये अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए कि जो नाउन के पहले यूज़ ना हो, ये इम्पॉर्टेंट है, आई रिपीट इट। तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ये मोस्टली एरर इसी से ही हम ढूंढ पाते हैं अपने सेंटेंसेस में, जब हमें पता होता है कि इसमें सेंस बन रही है प्रोनाउन की, नाउन की, एडजेक्टिव की, तब हम ढूंढ पाते हैं कि वाक्य में क्या एरर है। द नेक्स्ट वन इज 9 एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग मीन्स, एम्फेसाइज का मीन्स होता है कोई बात जोर देकर बोलना। जैसे ऑन या वेरी का जो यूज़ होता है नाउन के पहले, तो नाउन पर जोर डालने या एम्फेसाइज करने के लिए होता है, यानी ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे ही सॉ हिज बिलविड ऑन द रोड विद हिज ओन आइज़। आइज़ तो हैं लेकिन कौन सी ओन, यानी मैंने जैसे कई बार कह देते हैं कि मैंने अपनी बिलविड को सड़क पर अपनी आँखों से देखा, जैसे किसी से आँखों देखा हाल सुन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नाउन है ही है, वो क्या कह रहा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा, यानी खुद देखा है। शी किल्ड हर हस्बैंड बिफोर हिज वेरी आइज़ मीन्स उसने अपने पति को मार दिया उसकी आंखों के सामने। तो यहाँ पर पोजेशन बन रहा है। पोजेशन हम तभी ढूंढ पाएंगे जब हमें पता होगा कि ये वर्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हैं, यानी ऑन और वेरी। सो इसकी डिक्लेरेशन है, जो सेंटेंस में ऑन और वेरी वर्ड हैं वो मेनली आइज़ और आइज़ नाउन से पहले नाउन पर जोर डालने के लिए हुआ है, अतः ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। सो नाउ दिस पार्ट इज़ वेरी इजी एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन 10th एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, यानी जो आश्चर्य है, यानी एक्सक्लामेशन का मीन्स ही आश्चर्य है, और यानी वट का प्रयोग जब आश्चर्य के फॉर्म में यानी आश्चर्य के भाव का बोध कराने के लिए होता है, तो वो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, यानी व्हाट एन अगली वोमेन, ओ कितनी बदसूरत औरत, व्हाट अ बिग बिल्डिंग इट इज़, अरे कितनी बड़ी बिल्डिंग, व्हाट अ बिग फूल, यानी कितना बड़ा मूर्ख। यानी सेंटेंस में जो व्हाट का जो यूज़ हुआ है, एन अगली वोमेन, ए बिग बिल्डिंग, अ बिग फूल के पहले आश्चर्य, यानी एक आश्चर्य सा हुआ है कि इसको सुन के ही पता चल रहा है कि ये एक्सक्लामेशन की बात हो रही है कि अरे यह है, यानी एक्सक्लामेटरी ये एडजेक्टिव है। मीन्स इन सेंटेंसेस को पढ़ के हमें खुद से ही लगता है कि दैट इज़ एक्सक्लामेटरी। Now we move to correct uses of some adjectives. अब हम रूल्स जो रेगुलेशंस हैं वो फॉलो कर लेते हैं, बट हाउ टू अप्लाई इट, सो वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए कि कुछ जो अदर यूजेस हैं जैसे सम और एनी, इसके जैसे जैसे अ लिटल हो गया, अ फ्यू हो गया,
तो हम इनमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सम किसके लिए, दोनों का ही मीन्स कुछ है, क्योंकि सम का जो मीन्स है वो भी कुछ होता है और एनी का भी मीन्स इसी फॉर्म में लिया जाता है। बट हाउ टू लर्न दिस? सो लेट स्टार्ट। सम का अर्थ कोई, सम का जो अर्थ है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एडजेक्टिव में ये जो टॉपिक्स आते हैं आपके छोटे छोटे, जो सम और एनी हो गया, लिटिल अ लिटिल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। सम का जो अर्थ है कोई, कुछ और थोड़ा, जबकि एनी का अर्थ कोई कुछ और थोड़ा होता है, पर दोनों के प्रयोग में फ़र्क है। मीन्स दोनों का मीन्स एक है, लेकिन जब इनका यूज़ होता है तब ये अलग हो जाता है। जैसे फर्स्ट पार्ट में है, जो सम का जो यूज़ है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा यानी क्वांटिटी का बोध कराने के लिए कुछ और थोड़ा के अर्थ में होता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या का बोध कराने के लिए कोई कुछ और थोड़ा, यानी ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यानी मेनली हम ये कह सकते हैं कि जो ये सम है ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है। जो सम है, ऐसे सम और ऐसे सिंगुलर, आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। और जो एनी है ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है। ओके, और इसमें अपोजिशन चल रहा है, क्योंकि जो सम है वो क्वांटिटी को दिखाता है और जो एनी है दैट शोज टू नंबर। तो आप इसको क्वांटिटी और नंबर से भी याद रख सकते हैं। जैसे आई हैव सम मिल्क, तो यहाँ पर जो सन का मीन्स है ये क्या है? दैट इज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सो इसको हम सन ही कहेंगे। तो आई हैव, दिस इज राइट फॉर्म। आई हैव एनी मिल्क, यानी मेरे पास, मुझे थोड़ा मात्रा में दूध है। हम ऐसे नहीं कहते, हम ऐसे बोलते हैं ना कि आई हैव सम मिल्क। जब स्पीकिंग फॉर्म आती है हमारी फ्लुएंसी में भी इसका असर पड़ता है बहुत, कि मेरे पास थोड़ा दूध है या मेरे पास थोड़ी मात्रा में या कोई थोड़ा, तो हम ये नहीं कहते, हम बोलते हैं आई हैव सम मिल्क। यू हैव सम मनी, तुम्हारे पास कुछ धन है, तो ये इसकी राइट फॉर्म हो गई। यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास, तुम्हें थोड़ा मात्रा में धन है। हम ऐसे थोड़ी ना पूछेंगे कि तुम्हारे पास थोड़ा धन है। जस्ट इज द यूज इन ए सिंपल फॉर्म, यू हैव सम मनी। आई हैव सम बुक्स, इसमें प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज्ड हुआ है, ये इसका राइट फॉर्म है। आई हैव एनी बुक्स, तो इसमें भी है कि मेरे पास, मुझे कुछ किताबें हैं, कुछ संख्या में किताबें हैं या पुस्तकें हैं, तो हम इसको कहेंगे आई हैव सम बुक्स। तो ये इस तरह सम और एनी में ये डिफरेंस है। आप इसको ऐसे ही याद रखिए कि सम का यूज़ आपका सिंगुलर फॉर्म में और क्वांटिटी के साथ होगा, और जबकि एनी का यूज़ आपका प्लूरल फॉर्म में और नंबर के साथ होगा। देन मूव टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यूज़ ऑफ मच एंड मैनी। ये वर्ड भी हमें अक्सर कंफ्यूज करता है कि मच और मैनी हमें सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, और मोस्टली इनमें से ऑलवेज हर एग्ज़ाम में ये एरर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। मच का जो प्रयोग है वो मात्रा यानी क्वांटिटी का बोध कराने के लिए और बहुत अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। I do not know how much money he spent on his marriage. So यहाँ पर ये किसको दिखाता है? दिस इज़ ए नेगेटिव फॉर्म ऑफ बट राइट फॉर्म। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि उसने अपनी शादी पर कितना धन खर्च किया है, यानी कितना पैसा लगाया है। तो इसका जो एरर है
वो बनेगा आई डोंट नो हाउ मैनी मनी ही स्पेंट ऑन हिज मैरिज। वाक्य सेम है बट एक वर्ड ने इसकी सारी सेंस को चेंज कर दिया है। मीन्स यहाँ पर मैनी यूज़ कर दिया है, तो मैनी से क्या हो गया, मैनी किसके लिए यूज़ होगा, मैनी ऑलवेज नंबर के लिए यूज़ होता है। तो ये जो मच है ये किसके लिए यूज़ होगा, एक मात्रा के लिए, क्वांटिटी के लिए। हैव यू मच मनी, दैट इज़ इंटेरोगेशन। हैव यू मैनी मनी, क्या तुम्हारे पास कितने, हम ये नहीं कहते कि कितने रुपए, कितने नंबर में तुम्हारे पास पैसे हैं, यानी कितनी मात्रा में। हम सिर्फ ये बोलते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं, मच मनी। सो ये इनमें डिफरेंस है, और सम एनी वाला ही डिफरेंस है इसमें भी। ठीक है, फिर आता है मैनी। मैनी का जो यूज़ है वो नंबर का बोध कराने के लिए, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जो मच का जो यूज़ हुआ था वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, और जो ये मच है मैनी है, इसका यूज़ आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन के, यानी एक ऑर्थोडॉक्स अपोजिट रूल इनमें चल रहा है। जैसे आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स इन द टाउन, यानी मेरे इस शहर में बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, यानी हैव यू मैनी प्रॉब्लम्स, दिस इज़ इंटेरोगेशन। और क्योंकि इसमें नॉट का यूज़ हुआ है तो ये नेगेटिव फॉर्म है। इस टॉपिक से हमें ये भी पता चल रहा है कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस दिस इज़, ये इंटेरोगेशन है। हैव यू मैनी प्रॉब्लम्स क्योंकि साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी है। देन मूव टू अदर। यूज ऑफ लिटल, 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 द लिटल, ये वाला टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये भी अक्सर कंफ्यूज करता है कि इसका क्या मीन्स हो सकता है, ये वाक्य में कैसे यूज़ होता है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है लिटल। लिटल का प्रयोग नहीं के बराबर, यानी न के बराबर, अल्प या नगण्य के अर्थ में, यानी क्वांटिटी का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। यह है नेगेटिव मीनिंग, यानी नकारात्मक अर्थ रखता है। आप ऐसे याद रखिए इसको कि जो लिटिल है ये नकारात्मक अर्थ रखता है। जैसे ही हैज़ लिटिल मनी, यानी उसके पास नहीं के बराबर धन है, मीन्स बिल्कुल भी नहीं है, मीन्स अ लिटिल, यानी नहीं के बराबर। देन पॉजिटिव आइडिया, सकारात्मक विचार को अभिव्यक्त करने के लिए भी लिटिल का प्रयोग नहीं होता है। मीन्स आपको ये याद रखना है कि जब भी आप सेंटेंस में लिटिल देखें तो वो किस में, उसका जो मीनिंग किस में जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में जाएगा। देन बी पार्ट अ लिटिल, जब लिटिल के आगे ए लग जाता है, ए मीन्स कुछ, तो ये किस स्थिति को दिखाने लगता है, थोड़ा या कुछ के अर्थ में, यानी क्वांटिटी का बोध कराता है। ये जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है यह है पॉजिटिव मीनिंग। तो इसमें आप ये डिफरेंस करके भी याद रख सकते हैं कि जो लिटिल होता है वो वो नेगेटिव फॉर्म रखता है, और जब अ लिटिल हो जाता है तो ये पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है। तो आप इस तरह से भी इसे याद रख सकते हैं। जैसे ही हैज़ अ लिटिल मनी, उसके पास कुछ धन है। अगर इसमें से ए कट जाए तो ये हो जाएगा ना के बराबर, और अगर इसमें ए लगा दें तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी नेगेटिव आइडिया विचार को अभिव्यक्त करने के लिए आ लिटिल का यूज़ नहीं होता है। मीन्स दोनों में बिल्कुल डिफरेंस करके दोनों में अपोजिट चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है द लिटिल। अब आ गया है द लिटिल। जो द वाला लिटिल है इसका प्रयोग है जो कुछ है थोड़ी मात्रा में। मीन्स ये उन दोनों से अलग है, यानी मात्रा तो कम है पर पूरा का पूरा, यानी मात्रा तो कम है पर सब का सब, इस तरह यूज़ होगा ये। इसमें जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ये उसके पहले यूज़ होता है। यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीन्स रखता है। मीन्स जो द है उसमें आपका लिटिल और अ लिटिल दोनों आ जाते हैं। जैसे आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, यानी मैंने वो सारा धन खर्च कर दिया जो मेरे पास था। आई स्पेंट ऑल द मनी आई हैड,
मीन्स ये कहता है कि ये पॉजिटिव मीन्स दिखाता है। द मनी आई हैड नॉट मच, मीन्स मेरे पास जो धन था वो ज़्यादा नहीं है। तो ये क्या दिखाता है, दैट इज शोज टू नेगेटिविटी। सो जो द लिटिल है ये किस फॉर्म को दिखाता है कि ये दोनों मीन्स रखता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट वी कम टू फिलअप्स। अब हमने जो अपने रूल्स किए थे, ये जो सम, मैनी, मच, हमने अपने रूल्स किए थे। आई जस्ट रिकॉल इट। सम हो गया, एनी, मच, मैनी और लिटिल। लिटिल वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटिल हो गया, अ लिटिल हो गया और उसके बाद द लिटिल हो गया। तो ये जो हमारे रूल्स हैं ये मैं अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो जब हमने अपने रूल्स कर लिए हैं सो हमें अपने एमसीक्यूज फिलअप्स भी करने चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट। ही डज नॉट वांट डैश कॉफ़ी। अब इसमें हमें ये देखना है कि ये हमारे पास दो ही गिवन है कि सम और एनी। जो हमने सम किया था वो किसको दिखाता है, वो क्वांटिटी को दिखाता है और यानी कुछ को दिखाता है। जो सिंगुलर फॉर्म होती है यानी एस से, मैंने ऐसी ये ट्रिक भी बताई थी आपको। और जो एनी है वो प्लूरल फॉर्म को दिखाता है। तो अब आप देख लीजिए इसमें क्या फॉर्म यूज़ होगी। ही डज नॉट वॉन्ट डैश कॉफ़ी, यानी इसकी हिंदी आप ट्रांसलेट करके देख लीजिए कि वह कोई चाय या कॉफ़ी नहीं चाहती है। सो इसमें आएगा आपका एनी। ही डज नॉट, क्योंकि दैट इज शोज टू नेगेटिविटी, क्योंकि एनी कोई भी, यानी अगर यहाँ पर नॉट नहीं होता तो तब हम इसमें फिल करते सम। डिड यू सी डैश गर्ल देयर। अब ये जो लड़की है कि अगर हम इसमें सम फिल करें कि आपने कुछ लड़की देखी तो ये इसकी सेंस नहीं बनती। तो यहाँ पर आएगा आपका एनी कि आपने कोई लड़की देखी यहाँ पर, क्योंकि ये इसका क्वेश्चन पार्ट है। देन थर्ड, ही सा डैश गर्ल डांसिंग ऑन द स्टेज। अब यहाँ पर किसकी सेंस बन रही है, सम की, कि आपने कुछ लड़कियों को स्टेज पर नाचते हुए देखा। He saw some girls on the stage. Will you give me dash sugar? ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें हम दोनों फिल कर सकती हैं। यानी will you give me some sugar, क्या तुम मुझे थोड़ा चीनी दे सकते हो, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप मुझे कोई चीनी दे सकते हो। तो ये दोनों ही फॉर्म में सही हैं, तो आप इसमें दोनों में से कोई भी फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देयर इज डैश कॉफ़ी इन द किचन बट देयर इज नॉट डैश मिल्क। तो अब आप इसमें देख लीजिए कि फिफ्थ वन में आपको क्या फिल करना है। देयर इज सम कॉफ़ी, यानी किचन में कुछ कॉफ़ी तो रखी है, बट देयर इज नॉट एनी मिल्क, लेकिन वहाँ पर कोई दूध नहीं है। तो आपको यहाँ पर एनी फिल करना है। तो इस तरह से आपको कंपैरिजन करके अपने रूल्स याद रखने हैं। देन अशोक हैज़ डैश बुक्स बट रोहन हैज़ नॉट। तो ये भी सेम ही फॉर्म का क्वेश्चन है, मीन्स फिलअप है। जैसे अशोक हैज़ सम बुक्स बट रोहन हैज़ नॉट एनी, यानी अशोक के पास कुछ किताबें हैं लेकिन रोहन के पास कोई नहीं है। यानी कोई नहीं मीन्स कुछ भी नहीं। प्लीज़ गिव मी डैश राइस, आई एम सॉरी फॉर नॉट, आई एम सॉरी देयर इज़ नॉट डैश। प्लीज़ गिव मी, यहाँ से क्या बन रही है आपकी सेंस, प्लीज़ गिव मी सम मोर राइस, कि आप मुझे थोड़े और चावल दे दीजिए। आई एम सॉरी, मुझे दुख है। देयर इज़ नॉट एनी, कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कोई भी नहीं है। यानी इसका कहने का मतलब है यहाँ पर कि एक दाना भी नहीं है यहाँ पर। देन
8 यू हैव डैश मोर बुक्स टू रीड। तो अब ये क्या कहता है 8th वन, यू हैव सम बुक्स, सम मोर बुक्स, क्या तुम्हारे पास कुछ और किताबें हैं पढ़ने के लिए। पुट डैश शुगर इन माई टी, तो मेरी चाय में थोड़ी चीनी डाल दें। तो पुट सम शुगर, कई सेंटेंस जो होते हैं उनकी सेंस क्लियर होती है। जैसे ये 9 वाला है, इसकी सेंस बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर सम आएगा, लेकिन कुछ में ऐसा होता है कि वो हमें अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं कि इसमें क्या वर्ड आएगा, तो उसको आप थोड़ा सोच के ही करिए रूल्स को याद करके। हैव यू गॉट डैश ट्रबल, कि आप किसी समस्या में हैं। सो हैव यू गॉट एनी ट्रबल या सम ट्रबल, कुछ, तो इसमें भी आप दोनों फिल कर सकते हैं, इसमें भी दोनों ही आ सकते हैं क्योंकि दोनों से ही सेंस सेम रहती है। So now we move to much or many fill-ups. इसमें फर्स्ट वन है मिस्टर प्रसाद हैज़ गॉट डैश एक्सपीरियंस। सो अभी हमने अपने रूल्स में डिस्कस किया था कि मच हमने क्वांटिटी के लिए यूज़ करना है और मैनी हमें नंबर के लिए यूज़ करना है, क्योंकि सम और एनी के जैसा ही रूल इसमें फॉलो होता है। तो इसमें आएगा मिस्टर प्रसाद हैज़ नॉट मच एक्सपीरियंस। तो आपको इस तरह से भी इसको आप याद रख सकते हैं, हाउ डैश टाइम विल ही टेक टू डू दिस सम, कि वो इस क्वेश्चन को करने में कितना समय लगेगा, कि नहीं हाउ मच। हम क्वेश्चनिंग भी कर देते हैं ना कई बार कि हाउ मच, कितना। देन थर्ड वन, हाउ डैश डेज विल बी टेक टू, यानी इसमें नंबर पूछा गया है कि कितने दिन, हाउ मैनी। सो यहाँ पर आएगा आपका थर्ड में हाउ मैनी। ओके, तो इस तरह आप अपनी चीज़ों को कंसर्न करके भी कर सकते हैं। हाउ डैश टाइम यू गॉन टू द जू, यानी कितने टाइम में आप जू जाएंगे। तो फिर आपका फोर्थ में आएगा हाउ मैनी टाइम्स हैव यू गॉन, यानी कितनी बार। यहाँ पर टाइम्स को देख के आपने एकदम से मचनी ही फिल करना है। इसमें नंबरिंग नंबर फॉर्म बन रही है, तो इसमें आपका मच आएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसको देख के ही फिल करना है। हाउ डैश वाटर इज देयर इन दिस बकेट, कि इस बकेट में कितना पानी है। सो यहाँ पर आएगा हाउ मच, यानी कितना। देन 6 द बॉयज डिड नॉट मेक डैश नॉइस। तो 6th वन में आपका आएगा द बॉयज डिड नॉट मेक मच नॉइस। देन आई डोंट नो हाउ डैश मैन ही हैज़ चीटेड। तो यहाँ पर भी एक नंबर फॉर्म बन रही है कि हाउ मैनी, यानी कितने लोगों को। तो आपका इसमें आएगा मैनी। 8th में है हाउ डैश स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, इसमें भी नंबर फॉर्म बन रही है, तो इसमें भी आपका मैनी आएगा। देन 9th देयर इज नॉट डैश मिल्क इन द बकेट। तो यहाँ पर जो है वो नेगेटिविटी है, हाउ देयर इज नॉट मच मिल्क, तो इसमें भी आपका मच ही आएगा, क्योंकि ये एक क्वांटिटी को दिखा रहा है कि कितना इसमें दूध है, क्योंकि इसी के जैसा सेम सेंटेंस ये भी बन रहा है। यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर मिल्क है। देयर आर नॉट डैश पीपल प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो यहाँ पर जो है वो पीपल की संख्या को दिखाया गया, देयर आर नॉट मैनी पीपल। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जो आपका मच है दैट इज शोज टू क्वांटिटी, और जो मैनी है दैट इज शोज टू नंबर फॉर्म। तो इस तरह आप अपने रूल्स एक कंपैरिजन करके याद कर सकते हैं और उनको लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं, जिससे हमें अपने जो कॉमन एरर हैं उनको ढूंढने में, उनको करने में बहुत इजी रहेगा। सो आप इन रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, इनको रेगुलर बेसिस पे आप इनको याद करते रहें, लर्न करते रहें।
सो you have to finish your rules and regulations by heart। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। सो थैंक यू सो मच।